पृथ्वी के अलावा आज तक कोई अन्य खगोलीय पिंड नहीं खोजा गया जो जीवन के अस्तित्व को दिखाता हो। यह संभव हुआ क्योंकि अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड जैसे जीवन के महत्वपूर्ण निर्माण खंड जीवमंडल में अनुकूल परिस्थितियां होने पर पृथ्वी पर ही विकसित हुए। पृथ्वी का जीवमंडल चट्टान और मिट्टी की परत, पानी से ढके हुए क्षेत्रों और पृथ्वी को ढकने वाली हवा से बना है और इस तरह मनुष्य पृथ्वी पर लाखों जीवित जीवों में से एक के रूप में अस्तित्व में आया। जलवायु परिवर्तन से पिछले कुछ साल देखा गया 3-4 किस्म का बड़े, जो हम जिसको आपदा बोलते हैं, इसका संख्या और इसको जो जोर है ये बढ़ गया। जैसे हम साइक्लोन का तरफ जानते हैं, साइक्लोन्स जो समुद्री क्षेत्र के कोस्टल एरिया में आते हैं, लेकिन साइक्लोन और तूफान के संख्या 1970-72 से यदि आंकड़ा जो देखा गया, जो यूएन डिजास्टर डेटाबेस में है, UNDR, तो उसमें देखा गया है जो करीब 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। मतलब 1971-72 से या 2011-12 का जो 40 साल का हिसाब है उसमें 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। और उससे सबसे ज़्यादा लोग जो प्रभावित हो रहा है वो एशिया में हो रहा है, और उसी में साउथ एशिया एक बहुत बड़ा हिस्सा है और साउथ ईस्ट एशिया। पर्यावरण शक्तियों के बेहतर उपयोग करने की उनकी क्षमता के कारण ही मनुष्य जानवरों से भिन्न है। चूंकि मनुष्य खुद ही प्रकृति का अविभाज्य अंग है, इसीलिए मानवतावाद को प्रकृति का विरोधी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि कुदरत की प्रक्रियाओं में इंसान का हस्तक्षेप प्रकृति के प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण के साथ ही किया जाना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग एक 100 साल का मानसून स्टडी किया था। उससे निकल रहा है कि मानसून का जो बारिश होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ एरिया में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, केरला में हुआ, महाराष्ट्र में कोस्टल एरिया में हुआ। लेकिन पहले जितनी बारिश, सालाना जितना बारिश 44 से 45 दिन में होता था, आजकल उतना ही बारिश 23 से 25 दिन में हो रहा है। इसका कारण है जो भारत का मौसम का जो खींचने वाला जो फैक्टर्स है, जैसे ऊपर में एकदम तिब्बत का एरिया में गर्म रहना, ऊपर में एयर पैटर्न बदलना, ये क्लाइमेट चेंज के चलते ये बदल रहा। तो उसके टाइम फ्लड होगा, बाढ़ आएगा, उसके टाइम आपको फसल खराब हो जाएगा उतना हेवी बारिश में, फिर उसके बाद लंबा समय में कोई पानी नहीं, ये भगवान भरोसे नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का चलते हो रहा है। तो ये जो हो रहा है ये आने वाले दिन में नहीं, ये देखा गया ऑलरेडी हो रहा है। तापमान वाढलेलं आहे आणि जागतिक तापमान वाढण्यामुळे आज जी वादळं होत आहेत, आता पूर्वी एवढी वादळ होत नव्हती, कमीत कमी पश्चिम किनारपट्टी एवढी वादळ होत होती पूर्व किनारपट्टी बंगालच्या उपसागरामध्ये, पण अरबी समुद्रामध्ये आता वादळ निर्माण होण्याचे कारण एकच आहे की तापमान वाढले। तापमानामुळे 39चं वादळ, आधी जे जाणकार सांगतात 39चं वादळ, काही 44-45 वादळ, अशी 2 वादळ मोठी होऊन गेली। त्याच्या पलीकडे गेलं तर ते थोडक्यात बाहेरून जात होती ती, आता एकदम धडक मारतात एकदम। तुम्हाला माहीत पडलं असेल, बोटीवर बोटी आपटून त्यांचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे, प्रचंड नुकसान झालं त्यांचं। एक आहे त्यांची रोजीरोटी आता बिलकुल नाही। काय काय आता एक बोट बांधायला कमीत कमी 15 लाख रुपये पाहिजे कमीत कमी, तर त्यांचं जीवन सुखरूप होईल। हवामानाचं आहे ना, हे एक जागतिक संकटच आहे। आपली पृथ्वीची उष्णता दिवसेंदिवस वाढत जाते, त्यामुळे अँटार्क्टिकावरला बर्फ वगैरे वितळला जातो, त्यामुळे समुद्राची पातळी वाढली जाते। हा किल्ला दिसतो ना, तिथपत जमीन होते आपली, ती आता धुवून इतपत आले। ग्लेशियर के तीव्र गति से पिघलने, बर्फ से ढके महाद्वीपों के आकार में कम होने का नतीजा है कि आज लाखों टन मीथेन गैस समुद्र से निकल रही है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है और परिणाम स्वरूप हमको तोहफे में तूफान, बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समुद्र के स्तर को भी बढ़ा रही है, जिससे मुंबई जैसे दुनिया के बड़े शहरों सहित
कई अन्य तटीय क्षेत्र भविष्य में जलमग्न हो सकते हैं। ये जो फोसिल ईंधन का ज्वलन हम ऊर्जा के लिए करते हैं, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वायु भी निर्माण होता है। इस वायु का वैशिष्ट्य ये है, सूरज के तरफ से आई हुई उष्णता पृथ्वी के वातावरण में आने देती है, लेकिन जब भी रात होती है तभी ये जो शोषित की हुई उष्णता है, एब्सॉर्ब हीट, ये रात को बाह्य वातावरण में जाना जरूरी है। लेकिन ये जो फोसिल ईंधन का वैशिष्ट्य ये है कि ये रात को इस उष्णता को बाहर जाने को नहीं देता है, उष्णता ट्रैप करती है। परिणाम ऐसा होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, और तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि क्लाइमेट में यानी हवामान में इतने घातक परिणाम हो जाते हैं कि इस ग्रह पर जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जितेंद्र पांडुरंग पाटील, मुक्काम पोस्ट केळगाव बंदर पखाडे। या ठिकाणी मी शेती बागायती असा व्यवसाय करतो। आज अनेक वर्ष मी हा व्यवसाय करतो। पूर्वी या ठिकाणी थंडी असायची, थंडीच्या दिवसात थंडी असायची। दिवाळीच्या वेळेला आंघोळ करायला वगैरे कोणी तयार होत होतं, लहान होतो आम्ही, तयार होत नव्हते। पण आता या ठिकाणची थंडी ही गेलेलीच आहे, थंडी अशी पडतच नाही। पावसाचाही अंदाज चुकतो, आपलं मृग नक्षत्र 7 जूनपासून चालू होतो, ते आता साधारणतः 15 दिवस लेट पावसाळा चालू होतो। असे अनेक असे फरक या वातावरणात झाले। काय हे तुमची केळीची झाडं वगैरे पडलेली दिसतात, ते कशामुळे? आता हे तोक्ते चक्रीवादळ झालं, त्या चक्रीवादळामध्ये हे आज केळीचं, पानवेलीचं, नारळ, सुपारी, आंबे, फणस यांचं नुकसान झालेलं आहे। माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच एवढं मोठं हे चक्रीवादळ बघतोय। आणि पानवेलीचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। साधारणतः या गावात 200 ते 225 एकरात पानवेली आणि हा मुख्य धंदा आहे। या ठिकाणचे जे शेतकरी आहेत ते अल्पभूधारक आहेत। जमिनीमध्ये ते आपलं हे पानवेलीचं उत्पन्न घेतात। ये सच है कि इंसान अपनी मेहनत के बलबूते ही अपने अस्तित्व को गढ़ता है, और ये शायद मानवीय प्रकृति भी है। लेकिन जिस आधुनिक लाभ की तलाश में आज प्रकृति के खिलाफ मेहनतकशों की ऊर्जा को लगाया जा रहा है, उसके नुकसान भी उतने ही दुखदायी हैं। इसीलिए आज ज़रूरत है कि प्रकृति और इंसान के बीच ऐसा तालमेल बिठाया जाए ताकि मनुष्य अपनी उत्पादन प्रणाली को अपनी ज़रूरत के हिसाब से नियंत्रित कर और सामाजिक ज़रूरतों के साथ उत्पादन के तरीकों को चलाए। तभी पारिस्थितिक रूप से एक बेहतर उत्पादन प्रणाली अस्तित्व में आ सकती है। हम देखते हैं कि अभी तक दुनिया में 4 वसुंधरा परिषद हो गए हैं, और इस परिषदों में हर एक देश के प्रमुख नेता है वो उपस्थित रहते थे। लेकिन इतना बड़ा पर्यावरणीय विनाश होने के बाद भी दुनिया के उत्पादक यानी मालिक लोग और सरकारें इस ईंधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने को तैयार नहीं। फोसिल ईंधन का इस्तेमाल क्यों नहीं रोकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम जिस व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में सरकारें मुनाफा कमाना बंद करने के लिए तैयार नहीं है, ये मुख्य कारण है। तो इस व्यवस्था से हमें बाहर पड़ना बहुत ही जरूरी है। ये व्यवस्था का परिवर्तन जितने जल्दी होएगा उतने जल्दी यहाँ का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए मानवीय समाज की समस्या का समाधान प्रकृति की समस्या के समाधान के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि दोनों का ही मूल कारण वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए पर्यावरण संघर्ष की इस मुहिम में जरूरी है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के लिए चल रहे विभिन्न लड़ाइयों के सक्रिय नेतृत्व के लिए मेहनतकश लोगों और महिलाओं को एक साथ लिया जाए। आपको एक ट्रेड यूनियनिस्ट होने के नाते क्लाइमेट चेंज का सवाल क्यों ज़्यादा महत्व का लगता है?
एक हिसाब से क्लाइमेट चेंज की वजह से अलग अलग तरह के प्राणी अलग अलग नए प्राणियों से मिल रहे हैं, जिसके वजह से अलग पैथोजेंस एक प्राणी से दूसरे प्राणी को पास हो रहे हैं। ऐसे कई नए नए बीमारी आने वाली है। एक उदाहरण के तौर पे ये कोविड एक ही नहीं था। अगर हम देखेंगे तो 2012 में सार्स आया था, उसके बाद में सार्स 2 था, उसके बाद में कोविड आया। तो 10-12 साल के दरमियान करीब 3 बार ये कोविड जैसे बीमारी या सार्स जिसको मैं कहते हैं हम, ये तरीके के वायरस फैल गए। जो पर्यावरण पे असर होगा और जो क्लाइमेट पे असर होगा, ये असर का प्रभाव सबसे ज्यादा मजदूरों पे ही होने वाला है। इसलिए हम अभी से ही मांग करते हैं कि ये तरीके से जो जिन्हें हम क्लाइमेट अनफ्रेंडली इंडस्ट्रीज कहते हैं, ये सब इंडस्ट्रीज को अभी से ही बंद होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे अभी एस्बेस्टोस माइनिंग, अब अभी तक एस्बेस्टोस माइनिंग इंडिया में चालू है, जब सबको मालूम है कि एस्बेस्टोस माइनिंग के वजह से बहुत ही घातक है, मजदूरों के लिए घातक है। तो क्या करना चाहिए? हम कहेंगे कि खदान बंद करनी चाहिए, तो फिर मजदूरों का क्या होना चाहिए? तो हमारा मांग ऑलवेज ये रहता है कि खदान बंद होनी चाहिए और साथ साथ में मजदूरों का पुनर्वसन होना चाहिए। तो ये तरीके से हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण के सवालों को उठाना चाहते हैं। हाँ, कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास फाइन। लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हवा में परिवर्तन हो रहा है और इससे बहुत खतरा हुआ है अपने देश को। लेकिन क्या ये बात सही है क्या कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं जो टीवी और रेडियो में उछाली जाती है? सही में कुछ असर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का जनता के जनजीवन पे, कश्मीर के लोगों के जनजीवन में? बराबर जरूर हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है 2019 में नवंबर में ही बर्फबारी होगी, क्योंकि हमारा जो एप्पल था उस टाइम पेड़ों पे थे, उससे काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े हमको, खासकर ग्रोवर्स का, क्योंकि अक्टूबर नवंबर एंडिंग तक हमारी माँ जो एप्पल होता है उसकी सिंचाई होती है और लोग अपने गोडाउन में जमा करते हैं। लेकिन क्लाइमेट की वजह से जो बर्फबारी उस टाइम में, उससे काफ़ी सारे नुकसान ग्रोवर्स को उठाने पड़े। 2018 में ऐसा हो, उसके बाद 2019 में हुआ है। लेकिन पिछले साल जो क्लाइमेट खराब हुआ, जो अचानक बारिशें, बीमारी पैदा होगी, जिससे हमारा एप्पल जो है करीबन 40% जो प्रोडक्शन हमारी वो खराब हो गई थी। नेचर है, नेचर का तो कभी कभी बदलाव होते ही रहता है, लेकिन इसमें खास ऐसा क्या कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज ही हो रहा है? नवंबर में बर्फबारी नहीं होती है, ये क्लाइमेट की वजह से 2018 में 3 नवंबर को बर्फबारी हो गई, जिससे काफ़ी सारे नुकसान हमको उठाने पड़े। उसके बाद 2019 में नवंबर 7 को उस टाइम भी बर्फबारी होगी, जिससे हमारे एप्पल पे असर पड़ा और हमारा क्रॉप खराब हो गया। और 2020 में जो मार्च, अप्रैल, मई, उस टाइम बहुत बारिशें होगी और ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे हमारे जो एप्पल उस टाइम ग्रूमिंग होता है वो खराब हो गया, जिससे करीबन हमारा 40% जो एप्पल है ये क्लाइमेट की वजह से होता है। लेकिन इसके पहले ऐसी चीज नहीं होती थी? ऐसा नहीं होता था, कभी कभार मतलब मैं आपको 30-40 साल की आपको बात बता रहा हूँ। उससे पहले कभी ऐसा नहीं होता कि नवंबर में बर्फ गिरती थी जिससे हमको परेशानी। लेकिन 2018 से क्लाइमेट की चेंज की वजह से ऐसा हुआ और हमको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े। 1970 के दशक के लोगों में शुरू किए गए विश्वव्यापी पर्यावरण आंदोलन ने पहली बार दुनिया के लोगों में पर्यावरण जागरूकता के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें पर्यावरणीय न्याय के लिए संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए मेहनतकश जनता के बीच संघर्ष की अविभाज्य कड़ी की कितनी ही अनदेखी की। क्या हम वास्तव में केवल लाभ अर्जित करने के लिए पृथ्वी के जीवमंडल को नष्ट करने वाली उत्पादन प्रणाली को नष्ट किए बिना पर्यावरणीय असंतुलन को रोक सकते हैं? क्या पूंजीवाद के बड़े कुलीन वर्ग वास्तव में छोटे पैमाने पर उत्पादन की ओर लौट सकते हैं? एक अच्छे उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत लड़ाई को सामूहिक संघर्ष के साथ जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक पर्यावरणीय न्याय के लिए संघर्ष एक सपने से ज्यादा शायद कुछ नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन शैली में
परिवर्तन आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। क्लाइमेट चेंज का लाइवलीहुड के ऊपर क्या असर हो रहा है? लाइवलीहुड में बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारे एरिया में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। एक तो आप देख लीजिए, मैंने 3-4 चीज़ों को मैंने ध्यान देके आपको दिखाऊं। कुछ साल पहले, करीब 7-8 साल पहले, मैं हिमाचल जैसे ठंडा स्टेट में एक स्टडी करवा रहा था लोकल ग्रुप के साथ। ये मंडी और कांगड़ा दोनों जिले के लोग थे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिपोर्ट किया, मेरा जो जितना ज़मीन है, किसी को 15 नाली, किसी को 12 नाली, जो उससे जो बनता था, उपज बनता था खाने का, वो मुझे 8 महीना 9 महीना घर चल जाता था। अभी उसी ज़मीन पे जो उपज बन रहा है वो 6 महीना चल रहा है। इसके मतलब जो है, ये उपज जिसको हम अंग्रेजी में यील्ड बोलते हैं, साइंटिफिकली यील्ड पर यूनिट एरिया, हाँ, प्रति एकड़ ज़मीन में व प्रति नाली ज़मीन में जितनी बनता था वो कम हो रहा है। इसका सीधा कारण है, जो साइंटिस्ट ने देखा है, यदि जब फसल आते हैं, जब दाना आते हैं, ग्रेन, उस टाइम यदि रात का टेम्परेचर साधारण जो टेम्परेचर उससे 1-1.5 डिग्री भी ज़्यादा रहेगा तो जो ग्रेन का साइज है वो छोटा हो जाता है। 70 की दशक में जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ, तभी से उन्होंने एक तरह से हमारे देश के सामने, समाज के सामने एक सवाल रखा है, ये पेड़ हम काटने नहीं देंगे। उनका कहना था कि हम पूरे समाज को और हमारे पर्यावरण को हम खत्म कर रहे हैं। अभी भी लोग चिपको आंदोलन की बात करते हैं। जंगल काटने से जो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों जो है, जो जंगल में रहकर वो पेड़ और उसके जितने सारे चीजें जो वो लेते थे, खाते थे, उनकी हेल्थ के ऊपर अच्छा असर होता था, वो सब खत्म हो रहा है। सबसे ज्यादा ये औरतों के ऊपर असर हो रहा है, और खास वो जो औरतें हैं जो किसान हैं, जो अपने ज़मीन के ऊपर निर्भर है, अपने कृषि के ऊपर निर्भर है, या जंगल में जाके कुछ कुछ छोटे फल पौधे वो सब लेकर, उसको जड़ी बूटी लेकर वो कुछ करते थे, उसके ऊपर निर्भर हैं। आहिस्ते आहिस्ते ये सब उनके लिए ख़त्म हो रहा है। अभी उनको कितना दूर जाना पड़ता है पानी लेके आने के लिए। तो महिलाओं के ऊपर तो सबसे ज़्यादा असर ये हो रहा है। अपने परिवार और अपने बच्चों को संभालने के लिए, उनको खिलाने के लिए, उनको बड़े करने के लिए, वो उतना बोझा उनके ऊपर बढ़ गया है। तो आप क्या कहना चाहोगे? इस पृथ्वी को बचाना, इस पृथ्वी को बचाने के लिए हमें क्या करना है? अगली पीढ़ी जो आ रही है वो तो कल आपको पूछेगी, आप लोग ने क्या किया जब देश ही खत्म हो रहा था, तब आपने क्या किया? जो समाज के परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं एक अलग तरीके के समाज बने, लेकिन कभी कभी वो भी ये जो बहुत अहम जो सवाल हमारे देश के सामने है, उसके बारे में उन्होंने मेरे ख्याल से उतना ध्यान नहीं दिया है। तो राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठनें हो, सबको अपने परिवर्तन के एजेंडा में ये जो जलवायु परिवर्तन का सवाल जो है उसको सामने रखना चाहिए। नहीं तो हमारी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या राजनीतिक परिवर्तन का कोई मतलब नहीं होगा। वन एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र है। वे अपने बायोमास में पृथ्वी के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को बांधकर जलवायु को नियंत्रित करते हैं। वनों में बेशुमार जैव विविधता की उपस्थिति के कारण वे प्रागैतिहासिक काल से मानव समाज के लिए अपरिहार्य बहुमुखी संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। 2000 से 2012 तक के बीच पृथ्वी ने सालाना 12.5 मिलियन हेक्टेयर वन खो दिए हैं, और ये क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो पोल्यूशन से क्या संबंध है? देखिए, पोल्यूशन एक जनरल टर्म है, लेकिन एक शब्द है। प्रदूषण बहुत किस्म का होता है। ये जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये भी एक किस्म का प्रदूषण है। लेकिन हम प्रदूषण बोल के समझते हैं हवा में जैसे पार्टी बहुत छोटे छोटे कण, जैसे कोयला जलाओ, लकड़ी जलाओ, इससे जो प्रदूषण होता है, हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, वो सब से जो होता है, ये सब समझते हैं। लेकिन उससे हमारा हेल्थ का नुकसान बहुत होता है। भारत का जो एक लाभ हिसाब है, एक रिपोर्ट हर साल निकलते हैं जिसको बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़,
वो बोलते हैं भारत में सिर्फ वायु प्रदूषण से सालाना कम से कम 12 लाख लोगों का प्रीमेच्योर डेथ होता है, मतलब एक्स्ट्रा लोग मर जाते हैं। और 12 लाख लोग मरने का मतलब कम से कम 12 करोड़ लोग उसमें स्वास्थ्य का नुकसान होता है, कम से कम। पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है जो कॉरपोरेट जगत के साथ सार्थक गठबंधन बनाने में विश्वास करता है। उस कॉरपोरेट जगत का जो अपनी महत्वाकांक्षी पर्यावरण विरोधी नीतियों से उत्पादन प्रणाली को लगातार बढ़ावा दे रही है, हमें किस तरफ होना चाहिए, कॉरपोरेट की तरफ या मेहनतकश लोगों की तरफ? ये एक बड़ा सवाल है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाइज इमरान। आप क्या करते हो? मैं हैंडीक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर हूँ, पश्मीना कारपेट्स, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। एक टाइम पे श्रीनगर सिटी में 6 फुट, 7 फुट, 4 फुट की स्नो होती थी। इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी में इतनी बर्फ़ गिरती थी। सो अभी क्या हुआ, अभी अब के टाइम पे मैक्सिमम 6 इंच, 8 इंच, मैक्सिमम 1 फुट की बर्फ़ श्रीनगर सिटी में गिरी। ये जो चीज़ हुई, ये तो क्लाइमेट चेंज ही है। दिस इज़ क्लाइमेट चेंज। एंड एक और चीज़, यहाँ का जो समर होता था वो नॉट मोर देन 28-30 जाता था। अभी की डेट में तो 35 तक पहुँच गया यहाँ का समर। ये भी क्लाइमेट चेंज का है। और यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ जो बर्ड्स थे, बर्ड्स बिल्कुल ख़त्म होने लगे। ये देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, जैसे हमारा मैक्सिमम हैंडीक्राफ्ट जो तैयार होता था, ये ड्यूरिंग विंटर ही तैयार होता था। इसकी प्रोडक्शन, एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन विंटर टाइम पे ही निकलती थी। तो अब उसमें कम हो गया। क्यों उससे कम हो गया? बिकॉज उतना विंटर भी नहीं होता है। जो गवर्नमेंट का है फॉर स्पेशली इस लेक के बारे में जहाँ हम अभी बैठे हैं, डल लेक। सो इट्स ये एक हेरिटेज है। ये डल लेक एक टाइम पे 24 स्क्वायर किलोमीटर था। नाउ इट्स नॉट मोर देन 7 स्क्वायर किलोमीटर। सो इट्स अ बिग लॉस। समझ ही नहीं लगता आने वाले कुछ टाइम पे ये 7 भी रहेगी। नहीं, ये गंदा नहीं था। एक टाइम पे ये पानी हम अपने चावल में यूज़ करते थे, बनाने में, इससे नहाते थे, मतलब इससे हर एक काम करते थे जो साफ पकाने में यूज़ करते थे। भाई आज की डेट में नहीं कर पाएंगे। ये तो एक लॉस है। ये बिकॉज़ ये जो गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं रखा है, कुछ नहीं किया, ये सिर्फ सारा गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। ये लेक में पानी आता है यहाँ की माउंटेन्स से, जो स्नो मेल्ट होता है, और इसमें स्प्रिंग्स थे। इसमें जितने भी स्प्रिंग थे, एटलीस्ट कहने वालों का, जो बुजुर्ग है यहाँ के, उनका कहना है कि इसमें हज़ारों स्प्रिंग्स थे। और ये जो अब इसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ, जो भी किया, उससे वो स्प्रिंग्स ब्लॉक हो गए। अब कुछ ही स्प्रिंग बचे हैं। माने there are officials who are supposed to take responsibility. Yeah, but they didn't. पर्यावरण को जिस तरीके से पूंजीवाद चूस रहा है पर्यावरण को, ये इसी का ही असर है क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए मजदूर तो बुनियादी तौर से पूंजीवाद के खिलाफ होते हैं। तो मजदूरों को ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ना, ये तो अपने बुनियादी विचारों के साथ मिलने लायक भी है। इसलिए हमें वो करना ही पड़ेगा। कई जगहों पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आ रही है, हम यही चाहते हैं कि मजदूर का हिस्सा उसमें कम नहीं हो। नहीं तो मालिक ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने के नाम से मजदूरों को यहां से हटाया ही जाए। तो ये जो तरीका मालिक अपना रहे हैं कि पुराने मजदूरों को निकाल दें, नए मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दें, अभी ये सब चीजों की वजह से पर्यावरण के लिए उनको जो काम करना पड़ता है, उसके वजह से उनके जो प्रॉफिट्स घट रहे हैं, वो प्रॉफिट्स वापस बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, मजदूरों का वेतन कम करो। वो कैसे कम करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बढ़ाएंगे। वो कैसे कम करेंगे? कि कैजुअल सिस्टम बढ़ाएंगे। तो ये न होने देना, और ये जो उसका फायदा या उसका जो नुकसान है, ये पूरा बंटवारा होना चाहिए, न सिर्फ मजदूरों के कंधों पे ढकेल देना चाहिए। ये हम चाहते हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे। इसलिए हम तो पहली बात ये चाहते हैं कि कुछ रेगुलेटरी जो तरीके हैं पर्यावरण के बारे में, हमारे पूरे सृष्टि के बारे में, ये वापस अपने जगह पे लाए जाए। पूरे तरीके से जो विकास हम चाहते हैं,
ये विकास, ये एक सस्टेनेबल विकास हो, डेवलपमेंट जो चाहते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अभी विकास करने के लिए आप पूरे के पूरे जंगल तोड़ रहे हो, आप पूरे के पूरे इंसान के रहने के जो पर्यावरण है उसका नाश कर रहे हो। इसे हम सही तरीके से विकास नहीं मानते हैं। विकास तो तब होगा जब ऐसे विकास होगा जो हम कायम के लिए चालू रख सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए हमारी मांगे रहेगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा यानी मजदूरों को भी सस्टेन करना, उसमें वर्कर्स को भी उसमें सस्टेन करना। तो आप क्या करते हो? खेती करते थोड़ा बहुत। अच्छा, पर्यावरण का कोई असर होता है? हाँ, असर हो रही। कैसा? जो टाइम पर बारिश नहीं आ रही, अनाज भी नहीं हो रही, और हो रही तो ऐसे जैसे हमारा पहले था सब कुछ ठीक, वो नहीं है। क्या ठीक नहीं है, आप बताइए क्या ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, ऐसा है कि अब पेड़ पौधा ज़्यादा नुकसान पहुँच रही, नदी पर ज़्यादा नुकसान पहुँच रही, धरती पर ज़्यादा नुकसान पहुँच रही, और अनाज पैदा नहीं हो रही। बहुत मतलब हमको वो हो रही, असर पड़ रही या। लेकिन ये पर्यावरण का क्या असर पड़ रहा है आपके ऊपर? पर्यावरण ऐसा था कि जब सन 57-58 में हमारे हक में था जंगल, भूमि, जल, जमीन, उस टाइम पर हमको वो था, लाभ था। ये टाइम से यो सरकार ने अपने कर दिया। पहले हमारे डाम, छोटा छोटा डाम बनाती थी सरकार, अब बड़े बड़े डाम बना दिया। हाँ, और इधर से जंगल की नुकसान कर दिया, इधर से जल की नुकसान कर दिया, इधर से भूमि का नुकसान कर दिया। कागजों में सरकार दिल्ली में कह रही कि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। प्रदूषण ज़्यादा होने से तो यूँ मतलब वो आ रही, समझो उलट पुलट की दिन आ रही। पहले छोटे छोटे डाम था, अब बड़े बड़े डाम हो गया। पहाड़ हिल रही, गंगा हिल रही, जमीन हिल रही, पूरा बिलासन से वजह से पहाड़ पूरा हिल रहे है, इसी से आ रही प्रदूषण। और तभी पहाड़ धीरे धीरे कर नीचे आ रही। आपका कोई उधर काम वगैरह करते थे कोई आपके यहाँ पे? यहाँ के 2-3 आदमी करते थे लोग काम। और लोग अभी वो सुरक्षित है कि? वो एक आदमी लड़का खत्म हो गया, ये बुजुर्ग महिला वहाँ घालाने के वो भी खत्म हो गया, ये पल पार के लगा बकरी चराने के वो भी खत्म, ये उधर की महिला लकड़ी लाने गए वो भी खत्म। ये बाहर नहीं आते थे, तो जब से यहाँ कंपनी लगा तभी से हमको नुकसान पहुँचा। एक बार कंपनी आया, पूरी नदी गया, दूसरा बार आया, नुकसान पहुँचा, ये तीसरा बार ज़्यादा नुकसान पहुँच गया। यदि हम अपना भविष्य अपने हाथों में ले लें तो मानवता और प्रकृति की एकता की स्थायी उन्नति किसी भी सामाजिक संगठन के बुनियादी आर्थिक दृष्टिकोण में अहम भूमिका निभा सकती है। उस स्थिति में पारिस्थितिक स्थिरता के अनुरूप समाज के विकास के उद्देश्य से एक स्थायी आर्थिक गतिविधि का होना संभव हो सकता है। और हम सबको ये समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है तो मनुष्य की ज़रूरतें अनंत कैसे हो सकती हैं। इसीलिए हमें बाजार की प्रतिस्पर्धा और लाभ को दरकिनार करते हुए वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से प्रगति को तलाशने की ज़रूरत है। वर्तमान आर्थिक प्रणाली के साथ नकारात्मक अनुभव को देखते हुए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक प्रणाली परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। शक्ति और धन के वैश्विक केंद्रों को बड़े पैमाने पर पुनर्गठित किए बिना पृथ्वी को बचाया नहीं जा सकता। देखिए, क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो, जैसे मैं तो पहाड़ का रहने वाला हूँ, जो हमारी पूरी हिमालयी रेंज है उस सब में जो क्लाइमेट चेंज का असर आया है, एक तो बहुत बड़ा असर ये आया है कि बारिश कम होने लगी है इस दौर में। और हम जब बच्चे थे, छोटे थे या कमोवेश थोड़ा बड़े भी हो गए थे, जवान हो गए थे, तब तक भी जितनी बारिश होती थी पहाड़ में 7 दिन तक कंटिन्यू बारिश होती थी बिना रुके।
हल्की भारी, और उससे क्या होता था कि ज़मीन जो है खूब पानी पीती थी और रिचार्ज होती थी, और जो अंडरग्राउंड वाटर का जो हमारा लेवल है वो उससे बढ़ जाता था और जगह जगह से पानी के चश्मे फूट जाते थे। तो पानी ज़मीन के अंदर से अपने आप को पानी का चश्मा बोलते हैं, स्रोत जो है पानी के फूट जाते थे, पानी पहाड़ जो है इतने रिचार्ज हो जाते थे उस बारिश से। और दूसरा, उसी तरीके से सर्दियों में भी खूब बर्फ़ पड़ती थी, और बर्फ़ न सिर्फ ऊंचे इलाकों में आज भी पड़ती है, ऊंचे इलाकों में पड़ती है, लेकिन जो मध्य वाला हिस्सा है हिमालय का, उसमें जो है अब बर्फ़ पड़नी काफ़ी कम हो गई है। तो देखिए, खेती तो हमारी इसी से जुड़ी हुई है। खेती जो हमारी है, जनरली आप कहें तो भारत में अभी भी जो खेती है वो सिंचित बहुत कम है। अभी भी वर्षा आधारित खेती है, और प्राकृतिक स्रोतों से सिंचाई होने वाली खेती अभी भी हमारी ज़्यादा है। और इस सब का जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिश का कम होना, बर्फ़ का कम होना, पानी के स्रोतों का कम होना, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में सूखे का असर आप देखें तो भारत का एक अच्छा खासा हिस्सा वैसा हो गया है, जो दक्षिण से लेकर के आपके जो है पश्चिम से लेके गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपका राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है। एक अच्छा खासा हिस्सा ऐसा है कि जो हर साल सूखे की मार जो है झेल रहा है। फसल चक्र हमारा जो है थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, उसमें लगभग 1 महीने का अंतर जो है मैं अपने ही जीवन में, 60 साल की अभी मेरी उम्र हो रही है, और 5 साल की उम्र से जब से मैंने थोड़ा सोचना समझना शुरू किया होगा, देखना शुरू किया होगा, तो इन 55 सालों के अंदर आप देखें तो मैं खुद देख रहा हूं कि लगभग 1 महीने का अंतर जो है वो फसल चक्र में आ गया है। और ये अंतर जो है इसी वजह से आया है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। भारत में बहुत ज़्यादा लोग माने ये नौकरी के ऊपर निर्भर नहीं है, आजीविका ऊपर निर्भर है। यहाँ भारत सरकार को और बाकी राज्य सरकार को भी करना चाहिए, जो असर क्या क्या हो रहा है, कितनी स्तर तक हो रहा है, और उसको हम जो बोलते हैं एडाप्टेशन, माने उसके साथ बचने के लिए, जीने के लिए आप जनता का व उस समुदाय का व जो आजीविका उसके है उसको कैसे आप बचा सकते हो, इसको एडाप्टेशन मेथड बोलते हैं, रेजिलियंस। तो ये दोनों के ऊपर सरकार को ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए, जो अभी तक ज़्यादा है नहीं। समय समय पर हमें प्रकृति द्वारा याद दिलाया जाता है कि हम इसके शासक नहीं, वास्तव में हमारे शरीर में मांस, रक्त, मस्तिष्क सब प्रकृति है और इसके बीच में मौजूद है। प्रकृति पर हमारी तथाकथित महारत केवल प्रकृति के कुछ नियमों को सीखने और उनका उपयोग करने से कुछ मायनों में मानव सामाजिक व्यवस्था की सेवा करने की एक घटना है। मानव है वो, उसका काम बगैर सड़क के नहीं चल सकता, बगैर बिजली के उसका काम नहीं चल सकता, उसको आधुनिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारे पहाड़ में हमको जो है जिस तरह का निर्माण हो रहा है कि बहुत चौड़ी सड़कों की आवश्यकता नहीं है हमको, जिनके निर्माण के दौरान आप हज़ारों पेड़ काट दे रहे हैं, उसकी हमको ज़रूरत नहीं थी। हमारा काम बहुत छोटी सड़कों से, बहुत कम चौड़ी सड़कों से पिछले 50-100 साल से चल रहा था और उससे चल सकता था। या बिजली के लिए भी हमको जो है 1 मेगावाट 2 मेगावाट की बिजली से हमारा काम चल जाता। आप ये 100 मेगावाट 500 मेगावाट की जो बिजली है, जिसके दौरान आप बहुत हैवी ब्लास्टिंग आप लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो रहा है। वो हमारे जानवरों के लिए भी, हमारे पेड़ पौधों के लिए भी, हमारे वातावरण के लिए भी ख़तरनाक हो रहा है। क्योंकि हमने तो देखा कि जब हमारे यहाँ, हमारे गांव के पास यहाँ बिजली बनाने का जो प्रोजेक्ट लगा, तो उसमें जो है हमारे गांव वालों का सब खेती नष्ट हो गया, पानी बर्बाद हो गया। उसने हमारे जानवरों को भी तकलीफ़ पहुँचाई कि आप अपने लालच में अंधे होकर के प्रकृति का अगर विनाश करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके मौसम पर भी असर डालेगा, और ये हमारे मौसम पर असर डाल रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो बदलाव है ये हमारे रोजी रोटी पर भी, हमारी खेती बाड़ी पर भी, हमारे जीवन पर भी संकट बन रहा है। इसलिए जो ये विकास का जो ये ढांचा खड़ा हो रहा है, ये हमारे
प्रकृति को नष्ट कर रहा है और प्रकृति के नष्ट होने से हमारे मौसम को भी तबाह कर रहा है। 2013 में जब वहाँ केदारनाथ में आपदा आई तब लोगों ने कहा कि भाई वो वैज्ञानिकों ने हमको बताया कि साहब वो तो ग्लेशियर जो है अचानक पिघल गया और उसकी वजह से बाढ़ आ गई। इस बार भी जो अभी 7 फरवरी को हुआ है यहाँ ऋषिगंगा पर, तो उसमें भी वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ग्लेशियर जो है अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में वो नीचे गिर गया और उसकी वजह से नदी में बाढ़ आ गई। कंपनी गया, अरे मोरिया से हट गया। कौन गया? जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल ने संकेत दिया है कि हिंदकुश हिमालय में हिमनदों के पीछे हटने के साथ साथ समुद्र के स्तर में वृद्धि के मिश्रित प्रभाव से बाढ़ आ रही है। एक अनिश्चित मॉनसून और तीव्र गर्मी का तनाव आने वाले वर्षों में भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इनसे कहा है कि इनमें अधिकांश प्रभाव अपरिवर्तनीय और इसीलिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट आने पर भी इसका उपचार नहीं किया जा सकता। चलो